नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमित शाह को बीजेपी चाणक्य कहती है, आप जानते हैं, क्योंकि उनकी बनाई रणनीतियों से पार्टी यानी बीजेपी को कई बार जीत हासिल हुई है। साथ ही विरोधी भी कमजोर पड़े हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमित शाह विरोधियों पर वार करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में इस समय मोदी और शाह दोनों सक्रिय हो चुके हैं। पिछले 3 बार से ममता बनर्जी उन्हें मात देती हुई नजर आई हैं। आप याद कीजिए, 3 चुनाव बीत गए लेकिन बीजेपी वहां अपनी दाल नहीं गला पाई। तो आज ममता बनर्जी को घेरने के चक्कर में अमित शाह कुछ ऐसा बोल गए जिसमें कांग्रेस की तारीफ हो गई। आइए सबसे पहले यहां पर अमित शाह के इस बयान को सुन लीजिए, जिसमें ममता बनर्जी और उनके अलावा वामपंथी दलों को घेरने के चक्कर में कैसे कांग्रेस की तारीफ अघोषित तौर पर कर गए अमित शाह। पहले इसको सुनते हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सुनिए इन्हें। कम्युनिस्टों के शासन के पहले, तृणमूल के शासन के पहले प्रति व्यक्ति बंगाल की आय राष्ट्रीय औसत से 127% ज्यादा थी। 127%। देश में नागरिक 100 रुपया कमाता था तो बंगाल में 127 रुपया कमाता था। आज देश का नागरिक 100 रुपया कमाता है तो बंगाल का नागरिक 73 रुपया कमाता है। तो सुन रहे थे आप, यह बात अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि टीएमसी और वामपंथी सरकारों से पहले पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय में, पश्चिम बंगाल जो है वो देश में प्रति व्यक्ति आय में सबसे आगे था। 127%, आज 73% है, पहले 127%। जाहिर है टीएमसी और वाम दल से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र पर भी लंबे वक्त तक कांग्रेस ही काबिज रही। यानी अमित शाह ने मान लिया कि कांग्रेस के शासन में देश का और जनता का विकास हुआ है, जबकि मोदी यही कहते रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 60-70 सालों में कुछ नहीं किया। खैर, अमित शाह ने एक तरफ कांग्रेस की तारीफ कर दी, वहीं अपनी नाकामी भी जाहिर कर दी। 3 दिनों के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह घुसपैठियों का मुद्दा तो उठाए ही जा रहे हैं, उसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। इसके लिए ममता बनर्जी सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। घुसपैठियों के बारे में कहा है कि घुसपैठ रुकवाने के लिए बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगानी है, लेकिन ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है। इससे बंगाल में आतंकवादियों और घुसपैठियों जो है वो आतंकवादी और घुसपैठी बंगाल में आ रहे हैं और घुसपैठियों आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बंगाल बन गया है। अमित शाह के इस आरोप पर अब ममता बनर्जी ने तीखा सवाल पूछा है। ममता बनर्जी यहां सवाल पूछ रही हैं कि वो कहते हैं कि घुसपैठी सिर्फ पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम में हमला किसने किया? क्या आपने ही करवाया? दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? यह सवाल यहां पूछ रही है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुखिया है, मुख्यमंत्री है, टीएमसी की भी मुखिया है। आपको याद होगा कि अप्रैल में पहलगाम और नवंबर में दिल्ली में हुए आतंकी हमले हुए, दोनों जगह आतंकी हमले हुए, जो केंद्र सरकार की बड़ी विफलता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी लेने की जगह अमित शाह ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब उन्हें तगड़ा जवाब मिला है ममता बनर्जी की तरफ से। आज बांकुड़ा जिले के वीरसिंहपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाभारत के खलनायकों दुर्योधन और दुशासन से तुलना की। ममता बनर्जी ने हर चुनाव से पहले सोनार बांग्ला यानी समृद्ध पश्चिम बंगाल या स्वर्णिम काल पश्चिम बंगाल का, उसकी बात वो करती आई हैं, सोनार बांग्ला की बात करती आई हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी जो दावा करती है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, उसकी भी खिल्लियां यहां उड़ाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए ममता बनर्जी इस मंच से दिखाई दी। ममता बनर्जी ने कहा यहां पर इस मंच से कि हर चुनाव में बीजेपी सोनार बांग्ला बनाने का वादा करती है। बीजेपी शासित सभी राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वे सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे? इसी तरह ममता बनर्जी ने अमित शाह से यह भी पूछा कि इस बार वो 200 से ज्यादा सीटें लाने का दावा क्यों नहीं कर रहे। यह सवाल यहां पूछ रही हैं ममता बनर्जी। आइए जरा सुनते हैं ममता बनर्जी की ही जुबानी, सुन लीजिए। एबार जिज्ञेस करुन इस बार कितना होगा? आज के नाकि बोलेছেন दुঃशासन बाबूदा, 2 चोखे, एक चोखे दुर्योधन और एक चोखे दुঃशासन।
বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না ইসবার 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। আমরা ভাঙি তবু মচকাই না, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। सुना आपने, ए बार देश ही के पार, यानी इस बार देश से ही बाहर कर देंगे, ये कह रही थी यहां पर ममता बनर्जी। आपको बता दूं कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी एक पोस्ट लिखकर अमित शाह के जीत के दावों का मजाक उड़ाया है। और अमित शाह ने आज कहा था कि बीजेपी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर जो पोस्ट किया है वो आप सामने देख रहे हैं। कह रहे हैं कि अमित शाह आज बंगाल में हैं, उन्होंने आने वाले चुनाव में सीटों की भविष्यवाणी की है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है जरा देखिए। और ये देखिए कहकर एक वीडियो शेयर करते हैं यहां पर अमित शाह का और डेरेक ओब्रायन। जरा उस वीडियो को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। उस वीडियो को देखिए कि उसमें क्या कह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं डेरेक ओब्रायन। देखिए। छत्तीसगढ़ का चुनाव जनादेश जन आशीर्वाद से हमें भरोसा है कि हम चौथी बार सरकार में आएंगे। मैं आपको कहकर जाता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेंगे क्या? अब की बार तो देखा इस वीडियो में दिख रहा है दोस्तों कि साल 2018 में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दावा किया था कि बीजेपी चौथी बार सरकार में आएगी, मगर पार्टी को 90 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें मिली। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाएगी, मगर बीजेपी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से मात्र 8 सीटें मिली, मात्र 8 सीटें। वहीं 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि अब की बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 पार, यानी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी। लेकिन पार्टी को सिर्फ 77 सीटें ही मिली। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 पार का नारा दे रहे थे। अब की बार 400 पार का नारा यही अमित शाह, यही नरेंद्र मोदी देते थे, लेकिन बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें, जो बहुमत से काफी पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार अमित शाह की मर्जी से जीत ही मिले, बल्कि यह वीडियो बता रहा है कि बीजेपी को कई बार हार का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि इस बार एसआईआर को लेकर शंका व्यक्त की जा रही है और इसके जरिए बीजेपी अपने लिए जीत का पिछला दरवाजा खोल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में ही एसआईआर की पहली सूची की फिर से नई तारीख आ गई है। कल 31 दिसंबर है और कल उत्तर प्रदेश की एसआईआर की पहली लिस्ट, मसौदा लिस्ट आने वाली थी। मतदाताओं की पहली सूची आने वाली थी, ड्राफ्टेड लिस्ट जिसको कहते हैं, वो आने वाली थी, लेकिन उसकी तारीख बढ़ा दी गई, अब 6 जनवरी को आएगी। और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 6 जनवरी को पहला ड्राफ्ट आएगा, पहली लिस्ट आएगी। यह बार बार का बदलाव बता रहा है कि चुनाव आयोग की पहले से पूरी तैयारी नहीं है। विपक्ष भी यही कह रहा है कि पूरा समय लेकर यह काम हो, हड़बड़ी में ना हो, लेकिन ज्ञानेश कुमार किसी की दलील नहीं सुन रहे हैं। इस बीच बीएलओज की मौतों का सिलसिला भी नहीं रुक रहा है। एसआईआर को लेकर अजीब किस्म की जिद बीजेपी और चुनाव आयोग दिखा रही है, और जिससे लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है।
खैर, इस काली दाल से क्या हर बार विपक्ष का जायका खराब होगा या बीजेपी भी कभी इसका शिकार होगी, यह देखना होगा। और इन सब के बीच जब बात होती है दो चीजों की, यानी घुसपैठियों की और फिर एसआईआर की, तो क्यों बीजेपी में हाहाकार मच जाता है, इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार अमित शाह की रणनीति के भरोसे रहकर मात खाएगी बीजेपी? क्या घुसपैठियों से लेकर एसआईआर तक के मुद्दे बीजेपी को नुकसान में डालेंगे? इन तमाम मसलों पर आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। साल के आखिरी 2 दिन, साल का आखिरी